नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। सभी छात्रों से विनम्र विनती रहेगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जेएसएससी सिजल की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो पेपर थर्ड में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। पहला, सामान्य अध्ययन जो 30 प्रश्न के होंगे। दूसरा, सामान्य विज्ञान जो कि 20 प्रश्न के होंगे। तीसरा, मैथमेटिक्स जिसमें आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। मानसिक क्षमता 20 प्रश्न, कंप्यूटर 20 प्रश्न और सबसे अधिक प्रश्न झारखंड सामान्य ज्ञान से आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, इस चैनल पर इन सभी विषयों से संबंधित वीडियो रोटेशन वाइज अपलोड किया जा रहा है, जिससे आपको परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जनरल साइंस। आज की क्लास में हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और इसमें सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस सेशन को एंड तक धैर्य से देखिएगा। यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता में होती है वसा, हाइड्रोजन, पकाने वाले तेल की या निकोटिन की। आंसर इज द ऑप्शन ए। वसा की मात्रा जिस खाद्य पदार्थ में ज़्यादा होती है उससे कैंसर होने का संभावना बढ़ जाता है। दोस्तों, वसा की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो यह शरीर को क्रियाशील रखने के लिए काफ़ी आवश्यक है, लेकिन इसकी अधिकता जो है दोस्तों हानिकारक भी हो सकती है। कहाँ से ये प्राप्त होती है? मांस और वनस्पति, इन दोनों से हमें वसा की प्राप्ति होती है। और यह किस काम में आता है? यह दैनिक कार्यों को करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है। और याद रखिएगा दोस्तों, हमारा जो अमाशय है इसकी गतिशीलता में यह वसा जो है कमी ला देती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन डी अनिवार्य है ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए, भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर फटाफट करते चलिएगा। आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। भोजन में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए विटामिन डी जो है काफ़ी अनिवार्य तत्व है। विटामिन डी की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो विटामिन डी एक अच्छा पोषक तत्व माना जाता है, और यह शरीर में जो है दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस का क्या करता है? अवशोषण करता है, और लंबे समय तक शरीर में इसे बनाए रखता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन डी का रासायनिक नाम याद कर लीजिएगा, कैल्सीफेरॉल है। इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है, और यह विटामिन डी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो शरीर में जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। गुर्दा जो है दोस्तों मानव शरीर में वह अंग है जो शरीर में जल का संतुलन करता है। जल का संतुलन करने वाला वृक्क जो है दोस्तों मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है।
क्यों? क्योंकि यह शरीर से हानिकारक अपशिष्टों को और कचरे को शरीर से बाहर निकाल देती है। और क्या काम है इसका? शरीर में पानी, तरल पदार्थ, खनिज को विनियमित करता है। इसका वज़न की बात कर लिया जाए तो 150 ग्राम से, इसका वज़न कितना होता है दोस्तों? 150 ग्राम से 170 ग्राम तक इसका वज़न होता है। और याद रखिएगा, आप सभी जानते होंगे दोस्तों, हर मानव के शरीर में 2 किडनी होती है और वृक्क की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन याद कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन है? सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मोनोसाइट सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। मोनोसाइट क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का ल्यूकोसाइट है और यह रक्त में सबसे बड़ा ल्यूकोसाइट माना जाता है। इसका कार्य क्या है? शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से बचाता है और यह शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। इसके साथ ऊतक को बनाने में इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? आंसर इज द ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किस वर्ष की थी दोस्तों? याद कर लीजिएगा, 1665 ईस्वी में की थी। क्लियर? 1839 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत की खोज की थी। कोशिका सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? साइटोलॉजी कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। कब की थी? 1831 में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पुरकिंसे की बात कर लिया जाए तो इन्हें जीव द्रव्य को क्या कहा था? प्रोटोप्लाज्म कहा था। क्या कहा था दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म कहा था। यहाँ पर लीवेनहॉक की बात कर लिया जाए तो जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की थी। आई होप सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत नहीं होती है? जल की होती है, धूप की यानी रोशनी की होती है, क्लोरोप्लास्ट जो पत्तियों में पाए जाते हैं इसकी भी होती है, ऑक्सीजन की नहीं होती है। आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण क्या है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण जो है दोस्तों, हरे पौधों में होने वाला एक क्रिया है। क्या है? हरे पौधों में होने वाला एक क्रिया है जिससे पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का? 6CO2 6H2O क्या बनेगा? C6H12O6 जल बनेगा 6H2O और क्या बनेगा? 6O2। प्रकाश संश्लेषण की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह लाल रंग में सबसे अधिक होता है। किस रंग में सबसे अधिक होता है? लाल रंग में सबसे अधिक होता है और बैंगनी यानी वायलेट में सबसे कम होता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रेट फास्फेट धातुएं वाहित मल में किस प्रकार की अशुद्धियों के उदाहरण हैं?
किस प्रकार की अशुद्धि के उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकार्बनिक अशुद्धि के उदाहरण है। अकार्बनिक यौगिक क्या है दोस्तों? वे पदार्थ होते हैं जिनके पास कार्बन परमाणु नहीं होते हैं। ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्रोजन सभी अकार्बनिक धातु है, घटक है, और इसमें जो है कार्बन अणु नहीं होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आभासी फल एक उदाहरण है। आभासी फल का उदाहरण इसमें से कौन है? आंसर कीजिएगा दोस्तों फटाफट। आभासी फल निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेव जो है आभासी फल का उदाहरण है। दोस्तों याद रखिएगा, फल जो है दो प्रकार के होते हैं, एक सत्य फल और एक असत्य फल। सत्य फल की यहाँ पर बात कर लिया जाए, वैसे फल जिसके निर्माण में निषेचित अंडाशय भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? सत्य फल कहलाते हैं। जैसे आपका सत्य फल कौन कौन हो गया? मैंगो, ग्रेप्स, अनार की बात कर लिया जाए, पोमोग्रेनेट, अनानास, आंवला, ये सभी जो है सत्य फल हैं। असत्य फल किसे कहा जाता है? वैसे फल जिसके निर्माण में अनिषेचित अंडाणु भाग लेते हैं, ऐसे फलों को असत्य फल कहा जाता है। जैसे आपका हो गया एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी, शहतूत, ये सभी जो है असत्य फल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा तनाव मापी कहा जाता है। मृदा में जल तनाव किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? टेंसियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? टेंसियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों? आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मेंडलीफ ने किया था। आवर्त सारणी की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो सबसे पहले आवर्त सारणी का विकास किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। कब किया था? 1869 में किया था। कब किया था? 1869 में किया था। और उसने जो इस श्रेणी का निर्माण किया था, उसमें तत्वों को परमाणु भार के आधार पर सजाया था। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोज़ले ने किया है। किसने किया है? मोज़ले ने किया है। और कब किया था? 1913 में किया था। क्लियर? और उसने आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया है और इसे 4 ब्लॉक में बांटा है, SPDF। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन का होना अति आवश्यक है। कार्बन का होना अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन की यौगिक की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो कार्बन के प्राइमरी जो यौगिक होते हैं मेथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। क्लियर? चलिए अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। रेडॉन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? आरएन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडॉन का है। रेडॉन की परमाणु संख्या कितनी है दोस्तों? रेडॉन की परमाणु संख्या 86 है। क्लियर? और यह रेडियो एक्टिव तत्व माना जाता है और इसे भूकंप के संकेतक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जब भूकंप आता है दोस्तों तो रेडॉन गैस की मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पायस एक कोलाइडी होता है किसका? द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का या ठोस में गैस का? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द्रव में द्रव का उदाहरण है। पायस की बात कर लिया जाए दोस्तों तो दो या दो से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है, क्लियर, जिसमें एक तरल जो है परिक्षेपक माध्यम का काम करता है, परिक्षेपण माध्यम का काम करता है, और दूसरा द्रव जो है परिक्षेपित होता है। जैसे तेल और पानी का उदाहरण ले लिया जाए दोस्तों, तो तेल जिसमें क्या है परिक्षेपित द्रव है, जबकि पानी जो है परिक्षेपण माध्यम है, क्लियर। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। सेकेंडी लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि है 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड या 2 सेकेंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 सेकेंड। सेकेंडी लोलक किसे कहा जाता है, वैसा लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है सेकेंडरी लोलक कहलाता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एंजाइम होते हैं सूक्ष्मजीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक या मोल्ड, फफूंद। एंजाइम क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं, क्लियर है। एंजाइम की बात कर लिया जाए दोस्तों, एंजाइम जो है एक प्रकार का प्रोटीन है, और एंजाइम जो है शरीर के अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करता है, और यह एंजाइम जो है ज़्यादातर अग्नाशय और छोटी आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। काला जार किससे संचारित होता है, काला जार किससे संचारित होता है, आंसर कीजिएगा जरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकता मक्खी के द्वारा संचारित होता है। काला जार एक संक्रमण वाली बीमारी है दोस्तों, और किस परजीवी के द्वारा होता है, लिस्मेनिया परजीवी के द्वारा होते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए किस मक्खी के द्वारा यह फैलता है, याद रखिएगा बालू मक्खी के द्वारा फैलता है, ठीक है। और इसमें बुखार तेजी से आता है, दोहरी गति से आता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। फाइलेरिया की यहाँ पर बात कर लिया जाए, फाइलेरिया किससे होता है, आंसर कीजिए। आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, बुचरेरिया वैंक्रोफ्टाई द्वारा होता है। फाइलेरिया क्या है दोस्तों, इसमें जो है पैर फूल जाता है, ठीक है। इसे पैरासाइट बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। किस कारण होता है, निमेटोड कीड़े के कारण होता है। किस कीड़े के कारण होता है, निमेटोड कीड़े के कारण होता है। और निमेटेड कीड़ा जो है शरीर में जब प्रवेश कर जाता है तो फाइलेरिया हो जाता है। फाइलेरिया को एलिफेंटियोसिस के नाम से जाना जाता है, हिंदी में कह लीजिए तो हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पैर जो है हाथी की तरफ फूल जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, सेलुलोज विधि किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है, आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, पौधे की कोशिका में पाया जाता है। सेलुलोज की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह कार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H10O5 हॉल N होता है, क्लियर। और यह पॉलीसेकेराइड है, यानी बहुशर्करा है। पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, कपास के रेशों का 90% हिस्सा जो है सेलुलोज का बना होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं, आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक किसे कहा जाता है, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, समस्थानिक कहा जाता है। परमाणु संख्या समान होना यानी प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। ऐसी अवस्था को समस्थानिक कहा जाता है। हाइड्रोजन की 3 समस्थानिकों की बात कर लिया जाए दोस्तों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम की बात कर लेते हैं तो 1H1 से इसे दर्शाया जाता है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, न्यूट्रॉन 0 है। 1H2 ड्यूटेरियम की यहाँ बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसमें प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन भी 1 है। और ट्राइटियम की बात कर लिया जाए तो प्रोटॉन इसमें 1 है और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है,
आप सभी जानते होंगे दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तन्यता कहलाती है। किसी धातु का वह गुण जिसमें उसके आकार को खींचकर बढ़ाया जाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है। सोना और तांबा जो है दोस्तों, तन्यता के गुण प्रदर्शित करते हैं, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है दोस्तों? एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन, C4H10। ये जो है एलपीजी का प्रमुख घटक है। क्लियर? एलपीजी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसे रसोई गैस के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो बारूद का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन ने किया था। बारूद किससे बनता है दोस्तों? पोटासियम नाइट्रेट KNO3, सोरा, कोयला आदि को मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, और किस काम में आता है? आतिशबाजी के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 23, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होगा? आंसर इज द ऑप्शन सी, संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं पर बाह्य बल कार्य करे तो उसका कुल समय क्या रहता है दोस्तों? नियत रहता है। इसे ही क्या कहा जाता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम मीटर होगी। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 25, पीत का स्रोत क्या है? तो पीत कहां से निकलता है? यकृत से निकलता है। दोस्तों जनरल साइंस का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में कंप्यूटर के प्रश्नों के साथ, तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।